ऋषिकेश उत्तराखंड लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बहस। आतंकवाद जो न कभी इंसानियत की भाषा समझा न शांति का संदेश, जो हर बार भारत की धरती पर वार करने आया और हर बार उसे यहां से धूल चटाकर भागना ही पड़ा। अब एक बार फिर भारत ने बता दिया है कि अब की बार भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी चेतावनी है। लखनऊ की जमीन से एक नई हुंकार उठी है, एक आवाज जो सीधे इस्लामाबाद के कानों तक गूंज रही है, एक चेतावनी जो उन तमाम आतंक के सौदागरों को दी गई है जो भारत की सीमाओं के पार बैठकर आग भड़काते हैं। और वो आवाज आई है उस शख्स से जो जब बोलता है तो पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया कि पाकिस्तान प्यार की भाषा समझने वाला नहीं है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी जो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। तो आतंक के ठिकाने को अब पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी लखनऊ में भी शुरू हो गई है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल अब तैयार हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत कितनी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पाकिस्तान और वहां बैठे दुश्मन के आकाओं तक की धड़कनें रोक सकता है। शिप, एयरक्राफ्ट, जमीन से इसे छोड़ा जा सकता है। इसकी ताकत क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पानी के अंदर से 40 से 50 मीटर गहराई से भी इसे छोड़ा जा सकता है। तो ब्रह्मोस नाम से ही अब आप इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। पानी के अंदर से भी इसको 40 से 50 मीटर की गहराई से इसको छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है और अब यह लखनऊ में बन रहा है, जिसका आज उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 से 3.0 मैक है। ब्रह्मोस की ताकत के बारे में आज आपको बता रहे हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लखनऊ में आज उद्घाटन हुआ है और अब ब्रह्मोस जैसी तमाम जो मिसाइलें हैं, खासतौर पर बात ब्रह्मोस की अगर करें तो वो अब लखनऊ में ही बनेगी। ये एक और बड़ा कदम भारत की तरफ से और एक करारा जवाब, एक करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर, जो दूसरे देशों से उधार मांगता है, उधार मांग के युद्ध लड़ता है और अब भारत में ही ब्रह्मोस बनेगा। मेड इन इंडिया ये मिसाइलें होंगी जो पाकिस्तान की सरजमी को हिलाकर रख देंगी। ब्रह्मोस की ताकत के बारे में भी आप जान लीजिए। शिप, एयरक्राफ्ट, जमीन से यानी कहीं से भी इसको छोड़ा जा सकता है, कहीं से भी इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। पानी के अंदर अगर बात कर ले कि क्या ये पानी के अंदर से भी एक्टिवेट हो सकता है, तो जी हां, पानी के भी अंदर से 40 से 50 मीटर की गहराई से भी इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है।
तो ब्रह्मोस की जो गर्जना है वो अब पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। और आज उसका उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, वर्चुअली किया है, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अब भारत में ही बल्कि लखनऊ में ही अब ये तमाम मिसाइलें बनेंगी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें अब लखनऊ में बनेंगी। तो भारत अपनी सैन्य शक्ति को कितना और प्रबल बना रहा है, कितना और मजबूत बना रहा है, ये देखकर ही पाकिस्तान कांप रहा होगा। जो दूसरे देशों से पैसा उधार ले रहा है, लोन ले रहा है आईएमएफ से युद्ध लड़ने के लिए, जो दूसरे देशों से हथियार उधार ले रहा है, वेपन्स उधार ले रहा है, पाकिस्तान को एक बार देखना चाहिए कि किस तरह से ब्रह्मोस अब लखनऊ में ही बनेगा और यही ब्रह्मोस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से भी मिटा देगा। तो चलिए अब चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। हमारे आज के मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजीव जैन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया हम लेंगे लखनऊ में बनने जा रहे ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आज उद्घाटन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अब ये एक और करारा तमाचा है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान दूसरे देशों से उधार ले रहा है, वेपन्स खरीद रहा है, उसे देखना चाहिए कि किस तरह से भारत में ही अब मिसाइलें तैयार हो रही हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तैयार होगी। संजीव जी, ये एक बहुत बड़ा हमारी आत्मनिर्भरता इन डिफेंस वेपनरी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा कदम है हमारे देश के लिए। आज से कुछ साल पहले तक हमारी मेजर जो वेपन रिक्वायरमेंट थी वो इंपोर्ट होती थी। अभी हम पिछले कुछ 5-6 साल से हमने अपने वेपन क्षेत्र में डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत ही बढ़ोतरी करी है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ गया हुआ है। अब हम गन्स, अब और हम मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर सबमरीन सब कुछ हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं। और इस सब वेपन प्रोडक्शन में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही बेहतरीन और घातक मिसाइल है जो कि दुनिया का सुपरसोनिक सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक रेंज का मिसाइल है। इसकी रेंज जो है थर्ड टू सरफेस में ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है एंड सरफेस टू एयर एंड जो जल से वार करनी है उसकी तकरीबन 500 किलोमीटर रेंज है। इसमें हम जो है पूरा पाकिस्तान कवर कर लेंगे और इसकी मारक क्षमता जो है हमने देख ली है। अभी जो हमने 11 एयर बेसिस के ऊपर जो अटैक करके उनको घमासान बिल्कुल खात्मा कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत ही बड़ा हाथ था। मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि कल की जो अटैक है जो हमने करा है और उनके एयर बेसिस को तबाह कर दिया है, उसके बाद से वर्ल्ड की कई कंट्रीज इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल करने लग गई है। तो ये जो कदम है ये हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि हमारे को एक वर्ल्ड विश्व पटल के ऊपर मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल एक्सपोर्टर के रूप में हमारे को एस्टैब्लिश करेगा और इंडिया विल इमर्ज एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बहुत बड़ी बात है और ये भारत की आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है, इच्छा शक्ति को भी दिखाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। अब हम जो हथियार है, जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल है, वो भारत में ही हम बना रहे हैं। सीखना चाहिए पाकिस्तान को इससे बहुत कुछ। दिनेश जी, सर आपसे जानूंगी, देखिए आज
खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि ब्रह्मोस केवल एक हथियार नहीं है, एक संदेश है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। और बाकी जो ब्रह्मोस मिसाइल की जितनी करैक्टरिस्टिक हैं वो जनरल संजीव सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो वो तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो हमारा कोलैबोरेशन है रशिया के साथ, जो हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, अभी ये लखनऊ के अंदर हमने जो इसका लगाया, अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल का जो है करेंगे, जिसके अंदर से इसका जो वजन है उसको कम किया जाएगा और इसकी जो है स्पीड प्लस जो है इसकी रेंज को बढ़ाया जाएगा। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये हमारे देश का जो है मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर के लिए जो है डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की गई है। और दूसरा देखिए, मैं अपूर्वा जी, हमने जो है यूक्रेन के युद्ध से भी हमने सीख ले ली है कि दूसरे देशों की मदद से दिए हुए वेपन्स या बाकी गोला बारूद से कोई भी देश जो है लड़ाई पूरी तरह से नहीं लड़ सकता। और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन अगर युद्ध के दौरान भी कुछ देश आपकी मदद कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके मित्र हैं और आपको फ्री में आपकी मदद कर रहे हैं। वो उसका जो है अपना पैसा वसूल करते हैं या काइंड्स में वसूल करते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने जो है यूक्रेन को उकसाया रशिया के साथ युद्ध करने के लिए, सपोर्ट करते रहे। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन बदली हुआ तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने उसके ऊपर प्रेशराइज किया कि आप हमारे साथ रेयर अर्थ मटेरियल का जो है डील साइन कीजिए, क्योंकि हमने आपके ऊपर $350 बिलियन का हमने आपको वार का साजो सामान दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युद्ध के समय आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन है, जहाँ पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का रिएक्शन था, सब लोग हमें ज्ञान बांट रहे थे 22 अप्रैल के बाद। संयम बरतिए आप, बातचीत कीजिए, आप डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करिए। तो हमें सिर्फ ज्ञान बांटा जा रहा था। तो पूर्वा जी, मैं कहूंगा कि भारत का जो सबसे बड़ा एलाई है, या भारत का जो सबसे बड़ा दोस्त या मित्र है, वो सिर्फ भारत है। भारत या भारत की 140 करोड़ लोग। हमें आने वाले दिनों में, एक सैनिक होने के नाते जो मैं विजुलाइज कर सकता हूं, हमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई करनी पड़े। अभी तक तो 2 फ्रंट थे, अब ये आधा फ्रंट और खुल गया। ये जो हमारे पड़ोस के अंदर एक जो बांग्लादेश है, तो हमें जो है अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना है और हमें बाहर के देशों के ऊपर से जो है डिपेंडेंसी जो है कम करनी है। यहाँ मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि बाहर के देशों के ऊपर से हमें आर्म्स डिपेंडेंसी कम करनी है, उससे मेरा ये अभिप्राय है, एक तो आपका फॉरेन रिजर्व बाहर जाता है, दूसरे देशों से जिस समय आप खरीदते हैं वेपन सिस्टम खरीदते हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करते हैं। लेकिन अब की सरकार, जहाँ इस समय के अंदर अगर हम बाहर से कोई वेपन खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारी शर्त होती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट आने वाले दिनों के अंदर ये भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करेगा। जी अपूर्वा जी। बिल्कुल दिनेश जी, और देखिए एक मैसेज तो यहाँ पर हम पाकिस्तान को दे ही रहे हैं। अब बात करते हैं सर, कल जो सीज फायर का वॉल्यूशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, संजीव जी आपसे समझूंगी, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या बैकफुट पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो बैकफुट पर चला गया था सर, घुटने टेक दिए थे उसने, सीज फायर पर सहमति बन गई थी और भारत की अपनी कंडीशन थी, सीज फायर की अपनी शर्तें थी भारत की, लेकिन सीज फायर के महज 4 घंटे के अंदर ही वॉल्यूशन करना पाकिस्तान की तरफ से, इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? देखिए, पाकिस्तान एक वो पूंछ है, वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कभी, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करा जा सकता है। ये जो सीज फायर का रिक्वेस्ट आया था वो हमने नहीं मांगा था। प्लीज, सीज फायर का रिक्वेस्ट उन्हीं की तरफ से आया था। वो भागे भागे गए थे यूएसए के पास, वो भागे भागे गए थे ईरान के पास, यूएई के पास, और इन सब की मध्यस्थता और इन सब के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही, और हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस सब का अवलोकन करके, सोच समझ करके और एक्शन लेकर के उनकी सीज फायर के ऑफर को माना। और जब उन्होंने बिल्कुल घुटने टेक दिए
और उन्होंने अपने हाथ फैला लिए और सफेद झंडा लेकर के आगे आ गए, तब हमने उनके और जब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करी, और तब जाकर के हमने सीज फायर के ऊपर एग्री करे। और जब सीज फायर एग्री करे तब भी हमने उसमें ये कहा कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और सीज फायर का ये मतलब नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और मोर ओवर ये सीज फायर कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई रिटन पेपर साइन नहीं हुआ। इन सबके बावजूद भी वो जो है रात को ड्रोन अटैक और इधर मिसाइल अटैक और ये वो सब अपनी पुरानी हरकतों पर आ गया। तो और पाकिस्तान की हमेशा फितरत रही है यही कि इनफैक्ट 1948 में, 1965 में, 1971 में कारगिल में भी सीज फायर हुआ था एक हद पर जाने के बाद में, और वहां पर भी उसने इसी प्रकार वायलेशन करा लेकिन था। संजीव जी पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। हर युद्ध की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से यही रहता है कि हमने तो ये युद्ध जीत लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर ले, पाकिस्तान की सेना की बात कर ले या प्रशासन की बात कर ले, सब यही कह रहे हैं हमने तो जीत लिया है ये युद्ध। लेकिन जो तस्वीरें आज डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई गई है, साफ तौर पर वहां पर यह कहा गया है कि किस तरह से 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है। इनमें से भी 3 से 4 बहुत बड़े जो आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप जो है, डिफेंस लीडरशिप जो है, वो सर्वाइव मिस इन्फॉर्मेशन पे कर रही है। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, भूखमरी है, काम करने के लिए काम नहीं है। मतलब उनकी आवाम जो है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से तंग आ चुकी है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रही है, अपनी आर्मी लीडरशिप को गालियां दे रही हैं, और अब सड़कों पर भी उतर के आ गई है आवाम। अब उन सबको यूनाइट करने के लिए उनके पास एक ही साधन है, और वो है मिस इन्फॉर्मेशन। वो तो 1971 वॉर को भी अपना बोलते हैं वो कहते हैं कि वो वॉर हमने जीती है, वो हमने जीती है। बासठ की वॉर को भी कहते हैं कि हमने जीता है। हम जीते, डिनायल मोड में ही रहते हैं सर हमेशा। बिल्कुल, ना केवल डिनाइल मोड में, मिस इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी भूखी नंगी आवाम को उन्होंने शांत रखना है और अपने साथ रखना है, उनको चुप रखना है। तो मिस इन्फॉर्मेशन ही एकमात्र उनके पास साधन है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमने इतना लॉसेस सफर करे हैं, हमारे इतने प्लेन डाउन हो गए हैं, हमारे असेट्स तबाह हो गए हैं, हमारा वॉर पोटेंशियल खत्म हो गया है, हम बिल्कुल घुटनों पर आ गए। तब वो कभी नहीं बताएंगे हकीकत। और लेकिन ये सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है। ये चाहे आवाम हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, उनको असलियत जल्दी पता चल जाती है। और यहाँ पर भी यही होने वाला है। धीरे धीरे जब खबरें बाहर आएंगी तब उनकी आवाम, यही आवाम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट में खड़ी होगी, यही आवाम अपनी आर्मी लीडरशिप के अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी सड़कों पर आ गई है आवाम और डिमांड कर रही है कि ये शहबाज जी घर जाएं और इमरान खान को जेल से निकाल करके वापस तख्त पर बैठाया जाए। और विद इन द आर्मी ऑल्सो, जो कि हकीकत जानती है, आज वहां पर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। और एक धड़ा ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण धड़ा, जो कि प्रेजेंट मुल्ला मुनीर साहब के बहुत खिलाफ है और उनको हटा देना चाहता है। तो आवाम, अच्छा, पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है। अब आप देखिए, आर्मी डिवाइडेड है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है, आवाम को पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी लीडरशिप के ऊपर कोई फेथ और ट्रस्ट और विश्वास नहीं रह गया है। ऐसा तो देश है। इकोनॉमिक हालत में बिल्कुल सर। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, चीन की भूमिका। दिनेश जी, सर आपसे जानूंगी, चीन की भूमिका इस संघर्ष में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कल की जो सीज फायर का वॉल्यूशन हुआ है, इन चीजों को देखकर कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही हैं कि चाइना का हाथ है इसके पीछे और बहुत तगड़ा हाथ है। अपूर्वा जी, इसके साथ एक और सवाल अगले सेगमेंट में जोड़ लीजिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में कूद पड़ा अचानक ही, ये अगले सेगमेंट के अंदर। जी मैडम,
देखिए मैडम, चाइना का जो रोल जहां तक मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब से इनकी टैरिफ वार चल रही है अमेरिका और चाइना की, तो कई ऐसी सप्लाई लाइंस या कई ऐसी कंपनीज जो हैं वो वहां से शिफ्ट होकर भारत की तरफ आ रही हैं और जब बाकी छोटे देशों की तरफ जा रही हैं, चाहे वो इंडोनेशिया, वियतनाम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है भारत के अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, काम करने के अंदर आसानी है, आपके पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, ये तो एक एस्पेक्ट है, इसलिए लोग बाग शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक एंगल ये भी निकलता है कि पहलगांव के में भी जो है देखा जाए तो चाइनीज इंटरेस्ट है कि इस प्रकार का सोची समझी चाल के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के आदमियों को मारना, और बेसिक एम था कि किसी प्रकार से जो है भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और लोगों को, वर्ल्ड को ये इंप्रेशन जाए कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ और ऑर्डर की बहुत ज्यादा सिचुएशन है। दूसरा ये था कि चाइना के ऊपर भी आप यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये पहलगाम के ऊपर जो हमला हुआ था, तो उस दिन तो जरूर चाइना ने अपने निंदा की थी इस पहलगाम घटना की, लेकिन 3 दिन के बाद ही उसके सुर बदली हो गए, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की मांग थी कि इंडिपेंडेंट जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, रशिया और चीन या बाकी वेस्टर्न कंट्री हो जाए। तो शुरू से जो है चाइना की जो है इंटेंशन जो क्लियर नहीं थी, वो समझता था कि मेरी पॉलिसीज को या मेरी इंटेंशन को लोग बाग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को पूरा समझ जाता था। दूसरा जो है युद्ध रुकवाने के लिए, अपूर्वा जी देखिए, ये जो इनका शहबाज शरीफ है या इनका इशाक ढर है, ये अपना बहुत ही ज्यादा बार इनके ट्वीट देखे तो थैंक यू अमेरिका, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू से भरे पड़े थे। तो चीन ने देखा भाई हम तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे, तुमने एक बार भी हमें थैंक यू नहीं बोला, तो चलिए वो एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा जो है चाइना जो था, उसका ये इंटरेस्ट था कि ये जल्दी से जल्दी जो है इनका सीज फायर होए और लड़ाई खत्म होए, क्योंकि चाइना के वेपन जो है, वेपन सिस्टम जो है, जो HQ-9 है इसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तो हमने पहले ही धाराशाही कर दिया, और उसका बाकी जो वेपन सिस्टम है उसकी काबिलियत के ऊपर पूरे वर्ल्ड की नजरें थी और उसकी वेपन सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो चाइना नहीं चाहता था कि वो ज्यादा, उसके वेपन सिस्टम जो है ज्यादा एक्सपोज हो जाए और इकोनॉमिकली उसे आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा नुकसान हो। वैसे आज की तारीख के अंदर अपूर्वा जी वेपन उससे खरीदता कौन है? बांग्लादेश है, जो जहाँ फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ 2-4 कंट्रीज हैं, और जहाँ फिर ये जो मुल्ला मनीर है ये खरीदता, ये तो उनकी गोदी के अंदर ही बैठ गया हुआ था। तो चाइना की नीयत जो है पाक नहीं है। अब आप देखिए कि पिछले कुछ 2-3 महीनों से वो हमारे साथ बड़ी दोस्ती और गर्मजोशी दिखाने की कोशिश कर रहा, और मीडिया में मैंने पढ़ा था कि उन लोगों ने एक लेटर भी लिखा था हमारी राष्ट्रपति महोदय को की दोस्ती और कुछ इस प्रकार से कुछ बातचीत थी। और दूसरी तरफ जो है आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हर प्रकार से खड़े हुए हैं, तो मेरा ये मानना है अपूर्वा जी। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी यहाँ पर एक चीज ये भी हम समझ सकते हैं कि देखिए चाइना, जैसे अब अगर हम बात कर ले चाइना के वेपन्स की, चाइना की मिसाइल की अगर हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग भी हो गई पाकिस्तान को देके, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में भी जो चीजें हैं वो उतनी सही नहीं है, तनाव की स्थिति हमेशा रहती है। तो कहीं चाइना का ये इंटेंशन तो नहीं कि इसी बहाने हम भी अपने जो वेपन्स हैं एक टेस्टिंग उनकी भी हो जाए लगे हाथों, और ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी हो जाए। वो तो अरे अपूर्वा जी हो तो गए हैं उनके वेपन, मैंने बता तो दिया आपको, वेपन उनके टेस्टिंग हो गए हैं, और एंड रिजल्ट क्या है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यही सर मैं यही कह रही थी कि यही मोटिव चाइना लेकर चल रहा था। जी आपने मुझसे पूछा है जनरल संजीव से? जी हाँ जी मैडम, उसके वेपन सिस्टम का जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, पर मतलब बहुत ही घटिया किस्म के या 3rd क्लास के। मैं आपको बताना चाहता था HQ-9 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है मैडम, ये समवेयर 1999 या 2000 के आसपास जो है रशिया ने जो है इसको डेवलप किया था, और उस समय रशिया ने इसको नाम दिया था S-300। चाइना ने वहां से S-300 को
खरीदा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और ये पाकिस्तान को जो है डिस्कार्डेड ही हम कहेंगे, जो काम नहीं कर पाया युद्ध के दौरान तो वो डिस्कार्डेड, जहाँ थर्ड जी। ग्रेड आइटम है, तो उसको HQ9 AD सिस्टम बना के पाकिस्तान को बेच दिया। अब आप आ जाइए मैडम, आगे आ जाते हैं। जो इनकी मिसाइल है PL-15 तो उसके ऊपर बड़ा हो था, और इन्होंने मिसाइलें जो दी हैं पाकिस्तान को वो है PL-15E, जिसका की रेंज भी शायद मेरा ख्याल है 149 और 50 किलोमीटर है। वो आपने उसका जीता जाता उदाहरण एज पर द मीडिया रिपोर्ट आपने होशियारपुर में देख लिया, या अमृतसर के आसपास आपने उन मिसाइलों के हालात देख लिए हैं। गांव वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्हें कम से कम एक खिलौना मिल गया खेलने के लिए। वो भी नहीं तो डर ये रहे सर। हालत है जी। जी मैडम। बिल्कुल वही सर, मैं ये कैसी दोस्ती निभा रहा है चाइना, संजीव जी, ये कैसी दोस्ती चाइना निभा का रहा है? JF-17 जो कि पाकिस्तान चाइना एक साथ मिलके जिसने JF-17 बनाया, जिसका नाम भी जॉइंट उस हिसाब से पड़ा, फाइटर जी जॉइंट फाइटर, ये कैसी दोस्ती निभा रहा है चाइना? देखिए, चाइना का इस सारे मकसद में एक और इम्पोर्टेंट है ये सीज फायर कराने का, क्योंकि वो चाहता है कि जो उनका सी पैक और जो ग्वादर पोर्ट जहाँ पे उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं वो काम करते रहे। और चाइना एक ऐसा देश है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डूबे और हिंदुस्तान उठे। अगर पाकिस्तान डूबता है तो उनके जो सीपक में जो उनके अरबों रुपए जो लग गए हैं, अरबों डॉलर जो लग गए हैं, और जो ग्वादर पोर्ट जो उन्होंने बनाया, जो कि उनके बड़े सपने थे कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो सब कुछ मटिया मेल होता जा रहा है। तो इसीलिए वो बलूचिस्तान के अनरेस्ट को भी रोकना चाहता था, और एक इस वॉर को एक किसी लिमिट से ज्यादा एस्केलेट भी नहीं करना चाहता था। उसका ड्यूअल पर्पस सर्व होता था। एक तो कि जो उनके जो टैरिफ वॉर जो चल रहा था, और उनके वहां से जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वहां पे हो रखा था, वो धीरे धीरे इंडिया में ट्रांसफर होता गया। तो इसलिए उसको ये हिंदुस्तान में डिवाइड करना, मजहब के नाम पे लड़ाई करवाना, ये उसका इंटेंशन था, जो कि उसने पहलगांव में पाकिस्तान से मिलकर के करवाया। पर उसने अपना पर्पस सर्व करने की कोशिश करी है। लेकिन जो चाइना है वो अपने बाप का भी सगा नहीं है। वो कोई भी चीज दोस्ती के लिए वो कभी कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा। आज जो अरबों रुपए उसने जो इन्वेस्ट करे हैं पाकिस्तान में, वो सब उधार है पाकिस्तान के ऊपर। आज पाकिस्तान की मेजर डेट चाइना के प्रति है। अगर चाइना दोस्त होता तो अच्छा, वो जो लोन दिया है चाइना ने, वो उसको रुला करके उसको रोल ऑन करता है, और उसको रोल ऑन नहीं कर पाता। चाइना तो पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी घुसा है, वो जो श्रीलंका में घुसा था, श्रीलंका में उसने पोर्ट्स बनाए, ये करे, हम्बाटोटा पोर्ट वगैरह बनाया, वहां पे भी बिलियंस एंड बिलियंस उन्होंने खर्चा करा, वो एज अ लोन दिया, वो जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। यही काम पाकिस्तान में हुआ है, यही काम पूरी दुनिया में कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहा है। वो गुलाम बनाने की कोशिश करता है लोगों को लोन दे करके, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, वेपन के नाम पे ये पैसे ये चीजें दे करके, और यही काम उसने पाकिस्तान के साथ करा। पाकिस्तान जितना जल्दी रियलाइज करेगा कि चाइना उनका कोई साथी नहीं है, चाइना उनका वक्त आने के ऊपर हाथ नहीं पकड़ने वाला है। पाकिस्तान चाइना कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता। चाइना हमेशा दूसरे के साथ मिलकर के दोनों वही चीजें संजीव जी, मैं भी वही चीजें मैं समझना चाह रही थी कि वो डायरेक्ट नहीं आता है। इसने यहाँ मोहरा बनाया है पाकिस्तान को, अपने वेपन्स भी टेस्ट कर रहा है, और अगर नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका ने F-16 दिया, ये कह के पाकिस्तान ने लिया कि ये वॉर ऑन टेरर के खिलाफ हम ले रहे हैं, क्योंकि हम भी परेशान हैं आतंकवाद से। वो पाकिस्तान तो हर बार यही रोता हुआ नजर आया कि आतंकवाद तो सबसे पहले हमारे यहाँ है, उसके लिए हम सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। पाकिस्तान ने अपने आप को इतने कचरे में एंटेंगल कर लिया हुआ है कि अभी उसको समझ में नहीं आ रही, वो बौखलाया हुआ है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी वो करे क्या। अभी देखिए आप, पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी इंडिया के साथ में जो लगता है, वहां पर तो नीचे सरक्रीक से लेकर के ले तक हिंदुस्तान की फौज है जो उसको हिलने नहीं दे रही है।
उधर वो पाकिस्तान के वेस्ट अच्छा साउथ में चले जाएं तो इंडिया की नेवी लगी हुई है, उनको हिलने नहीं दे रही है, वहां पे खिसकने नहीं दे रही है। वेस्ट में चले जाएं तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करी। आज की बात बताऊं मैं, पिछले 24 घंटे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 71 अटैक्स करे हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 51 लोकेशंस पे। तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की बिल्कुल टेंडर हुक्स पे रखा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी को समझ में नहीं आ रही है, वेस्ट में ये, साउथ में ये, ईस्ट में बलूचिस्तान है, विद इन द पाकिस्तान टीटीपी है जो कि खैबर पख्तून को आजाद करवाना चाहती है, वो बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। पीओके के लोग बाग हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान पिटाई कर रहा है वेस्टर्न से। तो और उधर अफगानिस्तान उसको गद्दार कहता है, उसको घास नहीं डालता है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से सैंडविच हो गया है, उसको पता नहीं चल रहा है कि अच्छा ऊपर, और उसके अलावा चाइना उसको धोखा देता है, अमेरिका उसको बोलता है F-16 हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट होंगे, और वो उसकी ये डील साइन होने के बावजूद F-16 का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है, जिसका कि सवाल जवाब अभी अमेरिका करने वाला है उससे। और IMF उसको वैसे टांग अड़ा रहा है, वो किसी न किसी तरीके से भीख मांग के हाथ पैर जोड़ करके 1 बिलियन दे दो, 1.5 बिलियन दे दो। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, वही तो चीजें देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ अब उसकी खुद की ही चीजें बैकफायर कर रही हैं। एक वक्त था, और अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये रोना हमेशा रहता है कि हम तो सबसे ज्यादा सताए हुए हैं आतंकवाद से, हमने सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं देखी हैं। अब आपने जब आतंकियों को इतनी शह, इतनी पनाह दी है, तो कभी ना कभी वो चीजें बैकफायर तो आपके खिलाफ भी करेगी। अगर आपने सांप पाला है तो वो आपको भी एक ना एक दिन डसेगा। दिनेश शर्मा जी, इंडियन मिलिट्री की अगर आर्सेनल की बात करें, बहुत डाइवर्स है ये चीजें। अपूर्वा जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। बिल्कुल सर, सवाल मेरा ये कि अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री आर्सेनल की, बहुत डाइवर्स है, हमारे वेपन्स, हमारे मिसाइल, हमारी सैन्य क्षमता। जी बिल्कुल अपूर्वा जी, क्योंकि हमारे हम एक मैं क्या कहूं, हम एक सेंसिबल आर्मी है, अपॉलिटिकल आर्मी, और हम जो है पाकिस्तान की तरह जो है बिजनेस नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि अपने देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और किस प्रकार के हमारे ऊपर खतरे आ सकते हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उसी के मुताबिक जो है हमने अपनी आर्मी को, हमारे देश ने अपनी आर्मी को उसी प्रकार से जो है इक्विप कर रखा। हमारे पास, मैं इस नेशनल चैनल के ऊपर जो एक आर्मी अफसर होने के एक्स आर्मी अफसर होने के नाते जो मेरी बेसिक मिलिट्री नॉलेज है उसे तो मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूंगा, लेकिन हमारे पास हर चैलेंज से निपटने के लिए हर चैलेंज से निपटने के लिए हमारे पास उसी प्रकार के वेपन हैं। अगर चैलेंज हमारे पास आकाश में है तो उसके लिए हमारे पास वेपन सिस्टम, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे थल सेना के पास हो या चाहे हमारी जो है जल सेना के पास हो। तो वी आर प्रिपेयर्ड, और हमारा जो है एवॉल्विंग प्रोसेस है। हम अपने सिस्टम को जो है एवॉल्व करते रहते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है। दूसरी जो सबसे ब्यूटी है कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, हम लोग कमिटेड है, और हमें मालूम है कि हमारा क्या टास्क है। हमारा पहला टास्क जो है देश की रक्षा करना, अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। दूसरा हमारा टास्क है कि एड टू सिविल अथॉरिटी, जिस समय सिविल अथॉरिटी को हमारी जरूरत पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो हम सिविल अथॉरिटी को असिस्ट करते हैं। आई रिपीट माय सेंटेंस, वी असिस्ट द सिविल अथॉरिटी। और तीसरा है कि नेचुरल कैलेमिटी जब कहीं आती है, भूकंप है, बाढ़ है, कुछ भी है, तो उस समय सेना जो है अपने नागरिकों के योगदान के अंदर उतरती है। इसके अलावा 3 टास्क के अलावा हमारा कोई टास्क नहीं है। अगर कोई भारत सरकार हमें कोई इसके अलावा कोई टास्क देती है तो हम उसको जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। ना कि अपूर्वा एक सेकंड, ना कि हम पाकिस्तान आर्मी की तरह हैं। पाकिस्तान आर्मी आज क्या कर रही है? पाकिस्तान आर्मी एक आर्मी फाउंडेशन चला रही है। अरे भाई, हंसी आती है मुझे एक सोल्जर होने के नाते। आर्मी फर्टिलाइजर कारपोरेशन,
डिफेंस हाउसिंग कारपोरेशन, अरे आप जो भी बिजनेस का नाम लीजिए उसके अंदर जो है आर्मी चला रही है। जब एक सेना जो होती है, सेना बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, सेना जो है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसका जो एक्चुअल काम है वो काम नहीं कर सकती। और इसीलिए जो है ना, पाकिस्तान आर्मी जो है भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए वो जो है, पाकिस्तान आर्मी हर मोर्चे पर इसलिए वो सर टेररिस्ट फेल है। जी बिल्कुल इसीलिए सर। इसलिए वो टेररिस्ट के कंधे के ऊपर बंदूक रख के और हमसे फिर लड़ना उनके चाहती है। जी जनाजे में भी अपूर्वा जाती जी। है। बिल्कुल, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, कल सीज फायर हुआ, उसके 4 घंटे के अंदर ही अंदर पाकिस्तान ने वॉयलेशन भी कर दिया। पहली प्रतिक्रिया आपकी सर क्या होगी इस पे? इससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के फेस वैल्यू पर, उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसके द्वारा ये जो डिसेप्शन किया गया और धोखा दिया गया, वो कहीं पहली बार नहीं था। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपने इसी डिसेप्टिव बिहेवियर के लिए कुख्यात है। भारत के संदर्भ में तो विशेष रूप से अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ कितना बड़ा धोखा किया था पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने, कि वाजपेयी जी एक लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे। नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे जी। और बाद में इसी लाहौर बस यात्रा की आड़ में मुशर्रफ ने कारगिल की साजिश रच डाली थी। और फिर हमें जाहिर है कि एक बड़ा ऑपरेशन करके एक लिमिटेड वॉर करके उस पूरी चोटियों को खाली कराना पड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन था। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान के द्वारा अन्य जो अनेक जो आतंकी हमले कराए गए, वो पीठ में खंजर भोंकने जैसा ही कार्य पाकिस्तान करता है। जब कभी भारत ने पाकिस्तान के प्रति कोई सकारात्मक रवैया अपनाया, कोई बातचीत की तरफ आगे बढ़ा, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए और उसके ऊपर एक करारा वार करने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है, वो डिसेप्टिव तरीके से आतंकियों को भेज करके भारत के ऊपर हमले कराती है और सारी प्रक्रियाओं को डिस्टर्ब कर देती है। वही और सर, अभी हम इसी चर्चा भी कर तरीके रहे थे। जी जी जी। और इसी तरीके का जो धोखा है पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी दिया। कल का भी जो डिसेप्शन था, कल का भी जो एक 4 घंटे के अंदर ही सीज फायर का जो वायलेशन था, वो भारत के साथ तो डिसेप्शन था ही, ये अमेरिका के साथ और अन्य जो ऐसे राष्ट्र जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डी एस्केलेशन को कराने के लिए जिन्होंने प्रयास किए, उनके साथ भी एक डिसेप्शन था। तो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, आपके दर्शकों को याद होगा कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को सारी मदद रोक दी और उसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया था कि हम आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं और आप एक तरफ हमसे पैसा लेते हो और दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट भी करते हो, और वही हक्कानी नेटवर्क अमेरिका के सोल्जर्स को मारता है और अमेरिका के सोल्जर्स अपनी शहादत देते हैं। तो ये पाकिस्तान ने तो ये भी कह रहे हैं सर कि अगर ये सीज फायर होता है, युद्ध विराम हो जाता है, तो हम भारत और पाकिस्तान के साथ जो और व्यापार है वो और ज्यादा प्रबल कर देंगे, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो व्यापार इत्यादि का जो उनका अगर निर्णय है, तो वो उनका अपना निर्णय है। और जहां तक एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो इंटायरली बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं होगी। और ये बात भी मैं और भी कहना चाहता हूं कि बहुत से जगहों पर मैं इस सवाल का जवाब मैंने आज दिया है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर के मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि ये पूरी जो सीज फायर की संबंध में जो सहमति बनी है वो अमेरिका की मीडिएशन से बनी है, तो भारत ने अमेरिका का मीडिएशन स्वीकार किया इत्यादि इत्यादि। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी सहमति बनी है वो भारत के अपनी शर्तों के अनुसार और भारत और पाकिस्तान के अपने एंगेजमेंट्स के आधार पर ही बनी है। अन्य जो अगर कोई राष्ट्र ने अगर कुछ किया है तो एक उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराया है, एक अपने द्वारा एक ऐसा वातावरण को निर्मित किया है कि जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओज हैं वो आपस में एक सहमति बनाने के लिए वो उसमें सफल हुए हैं। लेकिन इसमें इसको ये कहना कि ये अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है और भारत अब
भारत और पाकिस्तान के विषयों में मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको गलत तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भारत और पाकिस्तान के बीच के होंगे, वो दोनों ही देश बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व करेंगे। तीसरे देश की मध्यस्थता उसमें स्वीकार नहीं होगी ठीक। और भारत का स्टैंड यही है और भारत इसी स्टैंड पे कायम है आज भी। बिल्कुल संजीव जी, अभी हम वही बात कर रहे थे मिलिट्री आर्सेनल की, इंडियन मिलिट्री आर्सेनल की अगर हम बात करें बहुत डाइवर्स है। हम रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरह सिर्फ किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है और हम खुद भी इन चीजों को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। देखिए भारत का जो संजीव जी से मेरा सवाल है जी सर, मैं लौटूंगी संजीव जी आपके पास। जो आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि किसी एक नेशन के ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट ना हो। अगर वॉर टाइम में अगर उस नेशन के साथ कुछ बात हो जाती है तो वो आपको वेपन नहीं देगा और स्पेयर्स नहीं देगा और आपकी टोटल डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल नेशन ये आपके लिए सुसाइडल हो सकती है। इसलिए डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता वेपन्स में, जो कि अभी तक हमारे पास कुछ हद तक ही थी, लेकिन लास्ट 5-6 इयर्स में हमने इस क्षेत्र में बहुत कदम उठाया है और बहुत बड़े कदम उठाए हैं और हर क्षेत्र में यहाँ तक कि मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियर सबमरीन भी अब हम खुद अपने बलबूते पर बनाने लगे हैं और एडवांस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी बहुत बड़ी पहल करी है। तो ये छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि बड़े बड़े जो है वेपन सिस्टम्स हम अपने देश में बनाने के लिए और कार्रवाई करने लगे हैं। आज जैसा कि यूपी में हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश हुआ। ये छोटा मोटा नहीं है ब्रह्मोस मिसाइल। तो जो किसी भी कंट्री के लिए लड़ाई में जीतने के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दो ही चीज है कि उसकी जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, सिंगल नेशन पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर वो आत्मनिर्भर है, अगर खुद ही देश में बनाता है वो तो सबसे ही बेहतरीन और सबसे ही अच्छा है। और हमारा कदम, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कदम जो है वो इसी दिशा में है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग टोटल सेल्फ रिलायंट हो जाएं इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड आवर रिक्वायरमेंट ऑफ वेपन सिस्टम। यही हमारा मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, देखिए आज डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कहा गया है कि अगर आज भी पाकिस्तान सीज फायर करता है तो उसको अब एक बार और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये भी सर सवाल ये भी उठ रहा है कि हर बार पहले अटैक उधर से होता है फिर हम इधर से जवाब देते हैं, ये चीजें अब बंद हो जानी चाहिए क्या? कि हम उसके तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से पहले अटैक का इंतजार करें फिर हम जवाब दें? क्योंकि 3 से 4 बार यही हो गया सर, पुलवामा, पहलगाम, उरी, हम देख लिया हमने ये चीजें। अपूर्वा जी, अगर मैं अपनी भारत की पॉलिसी के अगेंस्ट ही जाऊंगा, अगर मैं ये कहूंगा कि हमें अपने दिमाग में से 2 शब्द निकाल देने चाहिए, वन इज रिटेलिएशन और दूसरा जो है प्रोपोर्शनेट जवाब दिया है, उसकी बजाय जो है हमारे दिमाग के अंदर 2 शब्द होने चाहिए। पहला है प्रीएम्प्टिव और दूसरा है डिसप्रोपोर्शनेट। मैं एक सैनिक होने के नाते ये चाहूंगा, लेकिन ये भारत सरकार की पॉलिसी होती है। भारत सरकार जैसा चाहेगी हम उनके आदेशों के मुताबिक चलेंगे, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि उनको जो है, जहां अगर मुझे भनक भी लगती है कि यहाँ पे कुछ टेररिज्म या किसी प्रकार का है, मेरे पास इस प्रकार की पावर होनी चाहिए कि मैं वहां पर इमीडिएटली स्ट्राइक कर सकूं, व्हाटएवर वेपन सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन भारत, जैसे मैंने अपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि भारतीय सेनाएं जो है अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम, भारत सरकार जो उस समय गवर्नमेंट होती है,
उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही हम काम करते हैं। जी अपूर्वा जी। जी बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है ये चीजें कारगर हो रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की क्या इमेज अब आप देख पा रहे हैं इन तमाम युद्ध के बाद, इन तमाम स्थितियों के बाद? आईएमएफ से लोन ले लिया पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद वेपन्स खरीद रहा है, वेपन्स भी वो चाइना से ले रहा है जो टेस्टेड नहीं है। चाइना की तरफ से तो अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा युद्ध चाइना की तरफ से तो लड़ा भी नहीं गया है जहां पे उनके वेपन्स टेस्टेड हों, फिर भी इतना भरोसा चाइना पर, और चाइना तो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। ये जो पूरा ऑपरेशन भारत ने कंडक्ट किया और जो एक रोबस्ट रिस्पांस किया, उसमें पाकिस्तान की जो नाकामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो उनके वीकनेसेस हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुए। और जब भारत ने 9 स्थानों को, जो टेरर के जो ठिकाने थे, उनको जब हिट किया, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स ने वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए। और भारत ने 100% सफलता हासिल की अपने टारगेट्स को अचीव करने में। जो जितनी 24 मिसाइल्स, वो किसी को कोई भी चैलेंज नहीं मिला। जी। और वो जाहिर है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो पाकिस्तान के पास हैं, वो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। और उसके बाद जो हमने काउंटर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर की, तो हमने सीधा उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही नष्ट कर दिया। और ऐसी स्थिति में भी वो एयर डिफेंस सिस्टम किसी तरीके का कोई कम्बैट नहीं कर पाए और किसी तरीके का उनका परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तो इससे ये स्पष्ट है कि चाइना के द्वारा और चाइना के वेपन्स पर जो पाकिस्तान का जो रिलायंस है, वो उसको बहुत ही वल्नरेबल बनाता है। और चाइना ने जो टर्की के जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उन ड्रोन्स को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, S-400 ने, एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने और अन्य जो एयर डिफेंस के हमारे जो सिस्टम्स हैं, सभी ने उनको पूरी तरीके से हवा में ही नस्तनाबूद कर दिया। और कहीं से भी ये चाइना और टर्की के जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो भारत के डिफेंसेस को भेद नहीं सके और भारत को अपने ऑपरेशंस को, कम्बैट के ऑपरेशंस को करने में पूरी सफलता मिली। तो चाइना और टर्की जैसे राष्ट्रों के जो वेपन सिस्टम्स पे निर्भर होकर के जो पाकिस्तान दंभ फैला करता था, उसका जो दंभ है वो भी टूट गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है। जो अगर आपने दूसरा प्रश्न किया है, चाइना पाकिस्तान को एक भविष्य के उपनिवेश के तौर पर देखता है। और इस उपनिवेश को बनाने की प्रक्रिया में चाइना ने जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसका जो औपनिवेशिक प्लान है, जो कॉलोनियल प्लान है, उसी का हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो चाइना ने पाकिस्तान में $62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि इन्वेस्ट की है, वो जो पैसा है वो लोन के तौर पर उसे दिया गया है। आप जानते हैं कि चाइना लोन के तौर पर पैसे दे करके राष्ट्रों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स को वो कंडक्ट करता है। और हम्बन टोटा का एग्जांपल आपके सामने है। श्रीलंका का जो हम्बन टोटा है, जब श्रीलंका पैसे पे नहीं कर पाया तो उसको पूरा 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को देना पड़ा। तो उसी तरीके से पूरा पाकिस्तान चाइना के इस तरीके के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि आने वाले वर्षों और दशकों में हमें भारत को, चाइना को तो नॉर्दर्न फ्रंट पर तो डील करना ही होगा, हमें उसको वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान में अपने दबदबे को बढ़ाता जा रहा है और अपने इंजीनियर्स को, वर्कर्स को भेज करके वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहा है, और जब चाइना अपने पाकिस्तान को और अधिक डेब्ट ट्रैप में ले लेगा तो अपने मिलिट्री को भी भेजेगा और उस मिलिट्री का सामना फिर हमें करना पड़ेगा वेस्टर्न फ्रंट पे। तो ऐसे में हमें टू फ्रंट के लिए भी और चाइना एंड चाइना प्लस के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये बहुत ही चैलेंजिंग भारत के लिए अवश्य है। लेकिन इसका जो आप देखिए तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का जो क्या भविष्य है, वो बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से तो अंधकार में ही है, पहले भी था, अभी भी अंधकार में है। और अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहा, सीज़फायर का उल्लंघन अगर करता रहा, नहीं माना, तो शायद दुनिया के नक्शे से भी हट जाएगा। संजीव जैन जी, सर फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर, इस पूरी चर्चा पर आपका क्या रहेगा? अगर दोबारा से पाकिस्तान सीज़फायर करता है तो फिर भारत की तरफ से अब कैसे जवाब दिया जाएगा?
देखिए, जो आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने आर्मी कमांडर्स की मीटिंग बुला करके उनको ये हुक्म दिया है कि, और उनको फ्री हैंड दे दिया हुआ है कि कोई जी। भी सीज फायर वायलेशन होएगा तो आप एप्रोप्रिएट और स्ट्रांग एक्शन लें। यही कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनएसए और सीडीएस और ऑल द 3 सर्विस चीफ को भी यही हुक्म दिया है कि सीज फायर वायलेशन को अभी टॉलरेट नहीं करा जाएगा। और अभी वो दिन गए जब हम डोजियर भेजते थे टेररिस्ट के पाकिस्तान के, अब उनको डोज भेजेंगे सीधा। जो है कोई भी टेरर एक्टिविटी या सीज फायर वायलेशन, मतलब कि ये यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये वापस से बिल्कुल उसी स्टेज पर आ गया है जो कि परसों 5 बजे से पहले था। तो सीज फायर वायलेशन, लेकिन जो हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको अचीव करा, वो था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना। और काफी हद तक हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जी। ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मार दिए हुए, 5-6 उनके बड़े बड़े कमांडर्स को मार ठीक दिया है हुआ सर, है। ठीक है। दिनेश जी, सर आपसे फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर। अपूर्वा जी, मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि हमने जो पाकिस्तान अपने दिलो दिमाग के अंदर एक उसमें एक मिथ था कि भारत की सेना जो है उसके हार्टलैंड को, जैसे लाहौर हो गया, बाकी जो हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, वहां पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का उसका सरप्राइज हमने दिया है कि हमने पाकिस्तान के हर एक हिस्से को टच किया है। और जो मेरी सोच है, जब मैं जो सोच सकता हूं कि अब जो है पाकिस्तान कोई भी हरकत करने से पहले शायद कई बार सोचे कि मैं कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाऊं या ना करवाऊं। हालांकि अगले कुछ कम से कम 2029 तक तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, जब तक बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, ये यही गवर्नमेंट है चीजें, जी। ये जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था पाकिस्तान को। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जैन जी आपका, दिनेश शर्मा जी और संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो भारत ने अपना शांति परिचय भी दे दिया और शक्ति परिचय भी दे दिया। उसने पाकिस्तान को यह बता दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और घर में घुस के मारने की शक्ति अब इस बार भारत के पास है। ये वो भारत नहीं है जो हमेशा पीस टॉक के बारे में बात करे, हमेशा शांति समझौता भेजे और खुद पाकिस्तान चला जाए और वहां पर जाके शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे। अब ये वो भारत है जो पाकिस्तान में घुसेगा जरूर, लेकिन वहां तबाही मचाकर वापस आएगा। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।